सो आज का क्लास में भी कंटिन्यूएशन रहेगा जो हमने पिछले 7 to 8 क्लास में जो हम आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अराउंड 60-70 क्वेश्चंस ऑलरेडी डन है हमारा। पिछला क्लास में भी हमने भक्ति के ऊपर, भक्ति मूवमेंट जो हमने मिडिवल में पढ़ा था, उसी के ऊपर है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक महाराष्ट्र का जो भक्ति मूवमेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया पे स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र से। ऑब्वियसली साउथ इंडिया से तो हो चुका था, साउथ इंडिया तमिलनाडु से अराउंड 7th-8th से शुरू हो गया था, लेकिन एक गैप हो गया। फिर नॉर्थ इंडिया में अराउंड 11th-12th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में गया, पहला महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग जगह पे गया। ओके, ठीक है। महाराष्ट्र का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र हैज a rich tradition of bhakti saints and the Maratha rulers have also promoted bhakti cults. Elaborate with examples. अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि इसमें दो चीज छुपा हुआ है। एक तो है कि महाराष्ट्र का जो भक्ति सेंट्स उनके बारे में लिखना है। ठीक है, 3-4 जो बड़े बड़े भक्ति सेंट्स उनके बारे में लिखना है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि मराठा रूलर्स ने भी भक्ति कल्ट को काफी प्रमोट किया था, तो हमको फैक्चुअल डेटा देना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे मराठा रूलर है और उनके साथ वो कौन कौन से भक्ति सेंट है जिन्होंने मराठा एम्पायर के साथ मिलकर मतलब एक ही टाइम पे काम किया था। राइट, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन 250 वर्ड, क्योंकि 2 क्वेश्चन है इसमें, तो 250 वर्ड का ये बन जाएगा, स्कोप है इसका 250 वर्ड के लिए। ओके, तो पहले हम, जैसे कि हर क्लास में मैं बोलता हूँ कि पहले इंट्रो दे देंगे। ठीक है, तो इंट्रो में, द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र सेंटर्ड अराउंड द श्राइन ऑफ विठोबा और विठल, द रिजाइडिंग डिटी ऑफ पंढरपुर। और भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र को पंढरपुर मूवमेंट भी बोला जाता है, प्रीलिम्स का स्टफ है। ठीक, हु इज रिगार्डेड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पंढरपुर मूवमेंट। तो यहाँ पे आप एक नाम भी दे रहे हो, इंफॉर्मेटिव भी हो रहा है आंसर। ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंट्रो लिखने से बेटर है कि तुम एक डेटा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दो। ओके, व्हिच लेड टू ए ग्रेट कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हैज ए रिच ट्रेडिशन ऑफ भक्ति सेंट्स and was perhaps the first state to stir the feelings of this movement after the Alwar and the Nayanar of South India. South India में अलवर और नयर 7th सेंचुरी में आ गए थे। उसके बाद अगर कहीं पे शुरू हुआ है वो भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे हम इंट्रो में, छोटे से इंट्रो में इंफॉर्मेशन बहुत दे रहे हैं। देखो, हम इनके बारे में भी दे रहे हैं। ठीक है, विठल और बिठल जिनके ऊपर ये भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा का है। हम पंढरपुर मूवमेंट के बारे में भी बोल रहे हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, वो परहैप्स द फर्स्ट स्टेट, ये भी आप और एक डेटा भी दे रहे हैं। तो आंसर इंट्रो में ही यू आर पुटिंग ए पर्सपेक्टिव कि यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसमें पहले इंट्रो से ही जो एग्जामिनर जो चेक करेगा वहां से उनको एक इंटरेस्ट आ जाते हैं, हाँ इस आदमी को पता बहुत कुछ है। ओके, फाइन। फिर अब जाएंगे पूरा डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, रिच ट्रेडिशन ऑफ भक्ति सेंट्स, मतलब भक्ति सेंट्स के बारे में लिखना है, जो डायरेक्ट हमारा स्टैटिक का नोट्स है। एनालिसिस, इन महाराष्ट्र द भक्ति सेंट्स वर डिवाइडेड इनटू वारकारी सेंट्स एंड धारकारी सेंट्स। ठीक है, खास करके महाराष्ट्र में 2 डिवाइड हुआ था। वारकारी, VARKAR है। वारकारी सेंट्स किनको बोला जाता है? दोज हु मेड एनुअल पिलग्रिमेज फ्रॉम वारी टू पंढरपुर, जगह है। ठीक है, वारी करके एक जगह है, पंढरपुर करके एक जगह है। और धारकारी सेंट्स वो है जो कि फिलोसॉफी ऑफ एक्शंस, मतलब कर्मा के ऊपर या फिर आपके काम के ऊपर जो ज्यादा सिखाते थे। राइट, सही क्या है गलत क्या है उसके ऊपर। बिलो आर द सेंट्स हु डेवलप्ड द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। सबसे फेमस तो हम जो पहले नाम आते वो है ज्ञानेश्वर और ज्ञानदेव। ज्ञानेश्वर बोला जाता है 1275 to 1296, 13th सेंचुरी एडी। नाउ देखो, ये मुझे पता है कि ये डिफिकल्ट है याद रखना, बट आज के डेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑब्वियसली मेंस में इट इज नॉट नीडेड, लेकिन प्रीलिम्स में ये सब टाइम बहुत जरूरी है। देखो, इस बार क्वेश्चन आ गया था एक टाइम कृष्ण देवराय का, जो देवराय 2 जो है विजयनगर एम्पायर का, उनका टाइमलाइन अगर आपको पता नहीं है तो आप वो आंसर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कि उसी टाइम पे वास्को डा गामा आए थे, व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए थोड़ा टाइमलाइन के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी भी है। ज्ञानेश्वर फेमस फॉर हिज कमेंट्री ऑन भगवद गीता कॉल्ड ज्ञानेश्वरा और द भावार्थ दीपिका, उनका नाम है। ठीक है, ज्ञानेश्वरी और द भावार्थ दीपिका। इट सर्व्ड एज ए फाउंडेशन ऑफ भक्ति आइडियोलॉजी इन महाराष्ट्र। द ज्ञानेश्वरी इज द फर्स्ट भक्ति सेंट कमेंट्री ऑन गीता। गीता के ऊपर पहला कमेंट्री अगर महाराष्ट्र कुछ आया है तो वो है
ज्ञानेश्वरी, और वो कहीं कौन से लैंग्वेज में है, मराठी में है, ठीक है। ही ऑल्सो कंपोज अमृत अनुभव, अमृत अनुभव दैट इज द इमोर्टल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद्स। यहाँ पे आंसर अगर 150 का है, थोड़ा म्यूट कर दो, कोई ज्वाइन किया है, म्यूट कर दो, हो गया, ओके। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना कि मतलब नोट डाउन करना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, ठीक है, बिकॉज 250 वर्ड है तो मुझे लिखना पड़ा, कंटेंट मुझे देना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वर्ड लिमिट में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 150 वर्ड है तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख के आप आगे बढ़ सकते हो, ओनली दिस पॉइंट आप लिख के आगे बढ़ सकते हो, और अमृत अनुभव लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्वेश्चन कौन से मतलब वर्ड लिमिट में 150 है या 250 है, ओके। बाकी जो अमृत अनुभव है, भावार्थ दीपिका है, ये सब के सब प्रीलिम्स स्टफ है जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, ओके। और ये जो अमृत अनुभव, ये तो मतलब उपनिषद के ऊपर फिलोसॉफी है, ठीक है। फिर आगे नामदेव, वेरी इंपॉर्टेंट, नामदेव। उनके बाद देखो मैंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही लिखा है, फिर नामदेव 1270 to 1350, मतलब 13th और 14th सेंचुरी एडी के बीच में है। 14th सेंचुरी सेंट वाज इनिशियली अ लो कास्ट थे, वो ट्रेवल्ड टू नॉर्थ इंडिया एंड मेट द सूफीज। हिज मराठी पोएट्री अट्रैक्टेड इंडिविजुअल्स एंड स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ इंटेंस लव एंड डिवोशन टू गॉड। और उनका जो वर्सेस था, जो लिखते थे, उनको अभंगाज बोला जाता है, वेयर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो आया, ठीक है, मतलब लिखा गया, फाइन। नेक्स्ट, संत एकनाथ, एकनाथ भी काफी फेमस थे। ही एनरिच्ड द मराठी लिटरेचर बाय मूविंग फ्रॉम स्पिरिचुअल टू नैरेटिव कंपोजिशंस, introduced a new form of Marathi religious song called Bharud, BH Bharud, ROOD। तो ये टर्म भी आ सकता है प्रीलिम्स में, रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र भक्ति सेंट, ठीक है। फिर आगे तुकाराम, तुकाराम बहुत फेमस है, तुकाराम 17th सेंचुरी, ठीक है, स्ट्रेस्ड ऑन कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप विथ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स नोन एज कीर्तन्स। कीर्तन्स यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी हुआ थे, कीर्तन वेस्ट बंगाल में भी हो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, असम उस साइड में, तो यहाँ पे भी कीर्तन हुए थे। तो ये मत समझना कि यहाँ कीर्तन बस चैतन्य महाप्रभु ईस्ट साइड में था, ईस्ट साइड में भी था, इस साइड में भी है, इवन नॉर्थ में भी था कीर्तन, ठीक है। रामदास 17th सेंचुरी, स्पिरिचुअल गुरु एंड द गाइड ऑफ शिवाजी। अब देखो शिवाजी, जब मराठा एम्पायर जब हम पढ़े थे मिडिवल में, मराठा एम्पायर के साइड में हम शिवाजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली रामदास वाज द गुरु एट दैट टाइम। सी टाइमलाइन देखो, 1608 17th सेंचुरी, मतलब उस टाइम पे शिवाजी थे, राइट। ही ऑल्सो रोट दासबोधा, वेरी फेमस, दासाबोधा और दासबोधा बोल सकते हो, ट्रिटीज ऑन द अद्वैत वेदांत। तो यहाँ पे अगर देखोगे एक दो लाइन आप अगर 150 वर्ड के आप एडिट कर सकते हो, लेकिन इट इज फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, मराठा रूलर्स प्रमोटेड भक्ति सेंस, कैसे। अब देखो द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र प्रमोटेड मराठी कल्चर ड्यू टू व्हिच द मूवमेंट गॉट पैट्रोनाइज्ड बाय मराठा रूलर्स। क्योंकि भक्ति मूवमेंट, महाराष्ट्र का जो भक्ति मूवमेंट है, स्पेसिफाई उन्होंने खास करके मराठी कल्चर को बहुत प्रमोट किया। जो मराठी का जो कल्चर रहता है, उनका जो लोकल कल्चर रहता है, उसको इतना प्रमोट किया, एंड उसी के लिए ही जो उस टाइम के जो मराठा रूलर थे उन्होंने पैट्रोनाइज किया इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, अगेंस्ट में नहीं गए, दे कंप्लीटली होल हार्टेडली प्रमोटेड और पैट्रोनाइज्ड। तुकाराम का जो अभंगाज था, तुकाराम अभंगाज इन मराठी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए बैकग्राउंड फॉर मराठा नेशनलिज्म, ठीक है, जिसका नाम है पर मराठा। मतलब जो लिखा तुकाराम ने, जिस लेवल से लिखा उसको, उसी के यूज करके एक मराठा नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया, एक बैकग्राउंड, ठीक है, कि ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ना है। जो भी मराठा एम्पायर का जैसे भी शिवाजी का जैसा भी था, जो सिर्फ शिवाजी ने, अलग अलग रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स आए थे। तुकाराम वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी ऑल्सो। Ramdas, the famed spiritual guru, was the guide of Shivaji, and it is believed to have contributed in the building of the Maratha Empire after Shivaji. शिवाजी के बाद ऐसे बोला जाता है कि रामदास का बहुत ही हाथ था टू हैव इन द बिल्डिंग ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कुछ कंटेंट, 2 से 4 लाइन का कंटेंट आप दे रहे हो। कंक्लूजन में, द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र ओवरलैप्ड विद द मराठा रूल, क्यों आसपास चल रहे थे उस टाइम पे, and both complemented each other in propagating divinity and Marathi culture, ठीक है, टू द पॉइंट, जितना पूछा गया टू द पॉइंट। सी आर्ट एंड कल्चर, और खास करके जो एंशियंट क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आएंगे GS1 में, इट इज कंप्लीटली फैक्चुअल।
आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, आपको फैक्ट बताना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स। आपको फैक्ट बताना ही बताना है, और खास करके आर्ट एंड कल्चर में तो बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, आपको जितना डेटा दोगे उतना मार्क्स मिलेगा आपको। ओके, ठीक है, ये हो गया मराठा का भक्ति मोमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, वसवन्ना, वसवन्ना ये न्यूज में है, क्यों है बता रहा हूँ। वसवन्ना was an iconic thinker and a pioneering social reformer who has a great impact on society even in the present day. Elucidate। ठीक है, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि 2019 एंड में पीएम मोदी ने इनको एक होमेज काइंड ऑफ दिया था, होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलके। तो ये कभी भी आ सकता है एग्जाम के फॉर्म, कोई भी एग्जाम ले लो, स्टेट एग्जाम्स लो या फिर कोई भी एनी काइंड ऑफ मेंस एग्जाम हर किसी का सेम रहता है 90%। ओके, वासवन्ना और वासवेश्वरा वॉज एन इंडियन 12th सेंचुरी एडी। ठीक है, उससे पहले का मत करना, 12th सेंचुरी एडी। तो जैसे कि मैं हर क्वेश्चन के आर्ट एंड कल्चर पे पहले एक डेटा देता हूं, या फिर कोई भी चीज, हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में क्वेश्चन किया, हमने चोला के बारे में किया, हर टाइम पे जब स्टार्ट करोगे गिव द टाइमलाइन। पहला चीज, जितना भी क्वेश्चंस पहले से हम कर रखे हैं, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो हर आंसर का इंट्रो में हमारा एक टाइमलाइन रहता है। तो कभी भी लिख रहे हो तो टाइमलाइन के साथ लिखना, इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो was an Indian 12th century AD statesman, philosopher, poet and Lingayat saint in the Shiva focused bhakti movement। ठीक है, जो कर्नाटका में ज्यादा था, एंड सोशल रिफॉर्मर इन कर्नाटका ड्यूरिंग द। अब कौन से टाइम पे, कौन से रीन पे या फिर कौन से डायनेस्टी के टाइम पे चल रहा था ये भी हमको पता है, कालाचुरी डायनेस्टी और तो कल्याणी चालुक्य उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, ये हर करंट अफेयर के मैगजीन पे देखोगे ये लिखा है, कालाचुरी डायनेस्टी वहां पे लिखा हुआ। Recently, the Honorable Prime Minister paid homage to him and said that Vasavanna was an iconic thinker and a pioneering social reformer who has a great impact on society even in present। Now, this is the dialogue जो क्वेश्चन में दिया गया है, it is said by मोदी। ठीक है, they'll simply take the speech dialogue and put it in a question, analyze करो। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, डायलॉग तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन हमने इसका मतलब ये है कि उनका आइडिया क्या था, उन्होंने क्या क्या किया है, वो सब चीज लिखना है। तो ये GS1 के लिए भी आ जाएगा, GS4 के लिए भी आ जाएगा। GS4 में भी हमने अलग से किया है, आगे भी करेंगे। ओके, ठीक है, अब इसका आइडिया, इनका आइडियाज एंड फिलोसफी था क्या। ओके, फाइन। His philosophy and ideas. Vasavanna spread social awareness through his poetry known as वचनाज। वचनाज उनका जो वो तो लिखते थे, जो कंपाइलेशन था उनको वचनाज बोलता है। जैसे मराठा में वो अभंगास था, इनका वचनाज है। वेयर ही रिजेक्टेड जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स, सब कुछ उन्होंने रिजेक्ट किया। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं, कोई रिचुअल नहीं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अनुभवा मंटप। अनुभवा मंडप मतलब एक हॉल है, मंडप और मंडप बोल सकते हो। इट इज एन हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पे उन्होंने इट वेलकम मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एंड वर अलाउड टू डिस्कस स्पिरिचुअल एंड मुंडन क्वेश्चंस ऑफ लाइफ विदाउट रिस्ट्रेंट। जो भी आपके मन में आ रहा है आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो और उनका सॉल्यूशंस दिया जाता है या फिर डिस्कस किया जाता है। वसवना का एक मूवमेंट था शाराना मूवमेंट, SHRA। नाउ दिस टर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स। शाराना मूवमेंट, डोंट कंफ्यूज इट श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन इज डिफरेंट। श्रमण ट्रेडिशन कब का था? श्रमण ट्रेडिशन 6th सेंचुरी BC। एग्जाम्पल दो, श्रमण का एग्जाम्पल इज बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चारवाका, ये सब श्रमण ट्रेडिशन है। बुद्ध ब्राह्मणिज्म नहीं है, याद रखना। श्रमण ट्रेडिशन इज दैट ट्रेडिशन व्हिच रोज इन पैरेलल टू ब्राह्मणिज्म। रिमेंबर, वैदिक के बाद जब 6th सेंचुरी BC पे वैदिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था, जो ब्राह्मणिज्म का जो था, तो ये सब रिलीजन लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए या फिर और ही मतलब मासेस के लिए, कॉमन पीपल के लिए रिलीजन आया। ये ऑल टोटल इनको श्रमण ट्रेडिशन बोलते हैं। दिस इज शाराना, SHRANA। ठीक है, Vasana's Sarana movement challenged the caste order, where the organized wedding where bridegroom was from a lower caste and the bride of Brahmin। जो बहुत बड़ी बात है उस टाइम की, 12th सेंचुरी बाद में तुम कर रहे हो। यूजुअली क्या होता है, ब्राइड ग्रूम लोअर कास्ट और ब्राइड एक ब्राह्मण, तो ये यूजुअली नहीं होता है।
लेकिन उन्होंने किया था, उन्होंने वो जो कास्ट ऑर्डर को काफी चैलेंज किया था। ये मूवमेंट है शरणा मूवमेंट। ही रिजेक्टेड टेम्पल वर्शिप एंड रिचुअल्स लेड बाय ब्राह्मण्स एंड रीप्लेस्ड इट विद डायरेक्ट पर्सनलाइज्ड वर्शिप ऑफ शिवा। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, एक नेकलेस इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इष्टलिंगा नेकलेस। और इष्टलिंगा नेकलेस में एक इमेज रहता है शिवा का, और ये जो उनके फॉलोअर थे या फिर जो मानते थे उनको, लाइक दे गेव दिस इमेज और दिस काइंड ऑफ अ नेकलेस टू एवरी पर्सन। ओके, अब इनका रिलीवेंस क्या है आज के डेट में? ये जो इनका जो था कास्ट से लेके जो जो इन्होंने किया था, इनका आज के डेट, क्यों क्वेश्चन वही थे कि मॉडर्न टाइम्स में क्या रिलेवेंट है। अगर स्टेटमेंट देखोगे क्वेश्चन का वही है, इवन इन प्रेजेंट डे। तो आप इतना लिख के अगर छोड़ दोगे तो आपको आधी मार्क मिलेगी, आधा मतलब हाफ, यू आर जस्ट राइटिंग द हाफ क्वेश्चन का जो आधा चीज आप लिख रहे हो, बाकी चीज अब देखो। रेलिवेंस इन टुडे टाइम्स में काफी इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज वासवानास फिलोसफी एंड टीचिंग्स आर वेरी रेलिवेंट इन टुडे टाइम्स बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स फेस्ड बाय। थ्रेट क्या है देखो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज के डेट में भी है। एक दोगे, एक एग्जांपल दे दोगे। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिविलेज टाइम, सब्जुगेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, आज भी लिंचिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं हर जगह। एक दो दिन में आप ट्विटर पे देखते हो कि कुछ ना कुछ शॉकिंग वीडियोज आ जाती है लिंचिंग। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, और उन्होंने उसी टाइम पे ही डिस्क्रिमिनेशन का मना विरोध किया था। तो आज के डेट में भी उनका चीज इंपॉर्टेंट है या रेलिवेंट है। सुपरस्टिशियस बिलीफ, उन्होंने सुपरस्टिशियस बिलीफ को टोटल रिजेक्ट किया था। आप देखो जो जो हमने ऊपर लिखा है उसी चीज को यहाँ पे कनेक्ट करके लिखना है। सुपरस्टिशियस बिलीफ हम ऊपर लिख रहे हैं, हाँ ही वाज अगेंस्ट सुपरस्टिशियस बिलीफ, बट सुपरस्टिशियस बिलीफ आर स्टिल देयर इन टुडेज टाइम। आज के डेट में भी लोग सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, ठीक है। इन मेनी एरियाज लो कास्ट बॉय कैनॉट मैरी ए हायर कास्ट। इन हिंदुइज्म खास करके एक स्टीरियोटाइप है, अगर आपको पता होगा कि हिंदू स्टीरियोटाइप में लो कास्ट बॉय कैनॉट मैरी ए हायर कास्ट गर्ल को यूजुअली नहीं करते हैं आज भी। अगर आप गांव में जाओगे या फिर रूरल एरियाज में जाओगे, इट इज वेरी मच हैपनिंग, राइट। बट दिस स्टीरियोटाइप वाज ब्रोकन बाय वसवना लॉन्ग बैक, but still it is there today. Okay, the one to one connection between individual and God is on a decrease. आज के डेट में हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है वो कम हो रहा है। अगर आप देखोगे वी आर बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक इन नेचर। इट इज बिकॉज ऑफ द ओवरऑल डिक्रीज इन स्पिरिचुअलिटी इन टुडेज मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दो स्टफ यू कैन राइट, वन लाइन में लिख सकते हो। और उन्होंने गॉड और इंडिविजुअल का डायरेक्ट रिलेशनशिप का बताया था, ये होना भी चाहिए। ओके, सो जो हम ऊपर लिख रहे हैं उसी का 5 पॉइंट हमने रिलेवेंट में लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर यू कैन कंक्लूड दैट द फिलोसफी एंड टीचिंग्स ऑफ वसवना कैन बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड and should be followed in our society in true letter and spirit in order to preserve the notion of egalitarianism। ठीक है, एक लाइन पे कंप्लीट करोगे, फाइन। नेक्स्ट, तो जब भी आप रिवाइज करोगे, जब भी आप आंसर राइटिंग के बाद रिवाइज करोगे, तो पहले तो आप लिख लोगे, हमेशा अंडरलाइन करना है, जो जो मेन पॉइंट है अंडरलाइन करना, और उसी के ऊपर ही आप जब रिवाइज करोगे उसी के ऊपर फोकस करना। पूरा आंसर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इट विल हार्डली टेक 30 seconds 40 seconds टू ओवरऑल गो थ्रू द आंसर। दिस आर द पॉइंट्स। इसी पॉइंट को ही रेडीमेड रखो अपने माइंड पे, राइट इन योर ओन लैंग्वेज। जब एग्जाम पे लिखोगे, रियल टाइम जिसको बोलते हैं, रियल टाइम आंसर, रियल टाइम आंसर में जो आपका जो डेली बेसिस में जो आप जैसे लिखते हो वही आएगा। ओके, बट हियर द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द 5 पॉइंट्स एग्जैक्टली, मतलब 5 वर्ड, वो 5 वर्ड आपको रेडीमेड रखने हैं। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, okay, the art at the UNESCO World Heritage Site of Elephanta Caves is central to the study of Hindu iconography। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्सो। एलिफेंटा केव्स के बारे में पूछा गया। अजंता इस बार मेंस में आया था, प्रीलिम्स में, ठीक है, तो एलिफेंटा मेंस में आ सकता है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स बोलो चाहे मेंस करो। तो साइड में अगर आप, यहाँ पे मैंने एलिफेंटा का कवर किया है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कवर अजंता एंड एलोरा योर नोट्स, ठीक है। नोट्स में जाओगे, वहां पे क्या करोगे, उनका स्कल्पचर देखोगे, रेडीमेड 4 to और 3 to 4 रेडीमेड स्कल्पचर, रेडीमेड रखो, वो क्या है और वो क्या सिग्निफाई करते हैं, 1 सेंटेंस, बिकॉज मेंस में जरूरी है, अदरवाइज विल नॉट गेट मार्क्स, ठीक है। क्योंकि इतना फैक्चुअल है आर्ट एंड कल्चर, कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू डू इट। सो हमेशा कहाँ पे है, ठीक है, आसपास कोई एक हिल वगैरह है तो उसका लिख देना।
एरा लिख देना, ठीक है, एसोसिएटेड डायनेस्टी लिख देना, ठीक है। फिर अगर आप खास करके जो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है आप इसको विकी में चेक कर सकते हो, विकी में स्कल्पचर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, बुक जाने की भी जरूरत नहीं, आपको विकीपीडिया में मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। फाइन, हमने अजंता एलोरा तो मतलब पहले से भी किया है, अब एलिफेंटा यहाँ पे कर लेते हैं। द एलिफेंटा केव्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ए कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा, लोकेटेड ऑन द एलिफेंट आइलैंड खारापुरी, जिसको हम सिटी ऑफ केव्स बोलते हैं, इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब चाहोगे तो यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे मतलब लिखना भूल गया बिकॉज मैं रियल टाइम पे लिखा था, व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आप एक टाइमलाइन दे दो, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट टाइमलाइन कब हुआ था, ठीक है, शुरू कब हुआ था और उनका डायनेस्टी का नाम, ये दे दोगे तो थोड़ा और हॉलिस्टिक हो जाएगा आंसर, जो कि यू कैन टेक फ्रॉम आवर स्टैटिक नोट्स, ओके। तो इट इज बिलीव्ड दैट द आर्ट ऑफ द एलिफेंटा केव्स इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू का बहुत सारे चीज हैं, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ हिंदू कल्चर्स। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे हिंदू कल्चर मिलते हैं, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वही, डिमांड मतलब आपको स्कल्पचर रेडीमेड होने चाहिए, अदरवाइज यू कांट इवन राइट ए सिंगल लाइन ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्कल्पचर यहीं से कवर कर लेंगे, बहुत सारे स्कल्पचर है वैसे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ओके फाइन। तो पहला है एक महेश मूर्ति और त्रिमूर्ति, जो हमने पढ़ा भी है, वेरी फेमस है, सताशिव और त्रिमूर्ति, इसको महेश मूर्ति बोलते हैं, कंसीडर्ड एज ए मास्टर पीस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर इन द केव्स, 7 मीटर इन हाइट। इट रिप्रेजेंट द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ शिवा, पंचमुख शिवा जिसको बोलते हैं, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। द जाइजेंटिक फिगर्स ऑफ द्वारपालास आर वेरी इंप्रेसिव, वहाँ पे द्वारपाला का भी है, तो काफ़ी देखो डायग्राम तो कर नहीं पाओगे, इसका डायग्राम भी है, आप बुक्स में भी देखो, इनिशिएटिव्स में भी मेंशन्ड है, विकी में भी मेंशन्ड है, ठीक है। अर्धनारीश्वर, जो जैसे कि मैंने बोला था, अर्धनारीश्वर का डायरेक्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है पहले क्लासेस में, ठीक है। अर्धनारीश्वर का डायरेक्ट आ सकता है बिकॉज नटराज आया था एक बार 2015 या 16 में, नटराज के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन, लिखो नटराज के बारे में, तो अर्धनारीश्वर आ सकता है, क्यों, क्योंकि इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर, हर जगह है, आप देखो एलिफेंटा केव्स में भी है, चोला टेम्पल्स में भी हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में कवर किया था। सो अर्धनारीश्वर 4 आर्म्ड अर्धनारीश्वर कार्विंग है, इट रिप्रेजेंट द एंशिएंट हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल फ्यूजन। अर्धनारीश्वर मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ द मस्कुलिन एंड द फेमिनिन एस्पेक्ट, शिवा एंड पार्वती का जो है फ्यूजन ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट्स इन द यूनिवर्स फॉर इट्स क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक हो गया अर्धनारीश्वर। तीसरा क्या है, तीसरा है कल्याण सुंदर, ये भी बहुत ही फेमस है, कल्याण सुंदर, दिस कल्चर डिपिक्ट्स द वेडिंग, जो मैरिज है, वेडिंग ऑफ शिवा एंड पार्वती, दिस एपिसोड इज ऑल्सो मेंशन्ड इन पुराणस, पुराणस में भी मेंशन्ड है। पुराणस का एक क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट क्लास मैंने किया था, पुराणस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुराणस के बारे में, कि पुराणस कैसे एक सेक्युलर नॉलेज देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट। और पुराणस आया था वैदिक एज में, और कंपाइलेशन पूरा आया था वैदिक में, ठीक है, लेकिन कंपाइलेशन हुआ था गुप्ता पे, ठीक है, गुप्ता में पुराणस वर कंपाइल्ड। पुराणस का क्वेश्चन हमारा आई गेस 3rd पीडीएफ में था, 3rd डे 3 या डे 4 पे हमने कवर किया था। लेकिन नटराज का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2015-16 पे। नटराज कल्चर इट इज जो शिवा का जो कॉस्मिक डांस होता है, द स्कल्पचर ऑफ नटराज दैट इज द शिवा's cosmic dance is also present in the caves. This symbolizes the connection between religion and the arts and represents Shiva as the lord of dance, encompassing all creation, destruction and all things in between, ठीक है। मतलब ठीक है, डांस इज नथिंग बट एन आर्ट, राइट। तो यहाँ पे कनेक्शन जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर ये स्टेटमेंट देखोगे, दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। नटराज तो ठीक है, शिवा's कॉस्मिक डांस हम लिख देंगे, लेकिन हर चीज में अगर देखोगे, हर स्कल्पचर में हम कहीं ना कहीं उनका इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं, सिंबोलाइज क्या करता है, सिंबोलाइजेज द कनेक्शन बिटवीन रिलीजन, हिंदू रिलीजन एंड आर्ट्स, डांस के फॉर्मेट में, एंड रिप्रेजेंट शिवा एज द लॉर्ड ऑफ द डांस, एनकम्पेसिंग ऑल क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल थिंग्स इन बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट
काफी इंपॉर्टेंट है। रावणुग्रह मूर्ति और रावण अनुग्रह मूर्ति, जैसे कि आप प्रोनाउंस कर सकते हो। दिस कल्चर डिपिक्ट्स द बेनेवोलेंट एस्पेक्ट ऑफ हिंदू गॉड शिवा seated on his abode Mount Kailash में with Parvati while the demon king Ravan tries to shake it. This depiction is also called Ravan shaking Mount Kailash. ये तो आपको पता होगा कि Ravan shaking Mount Kailash is in Elephanta Caves. उसी को रावण अनुग्रह मूर्ति बोलते हैं, सेम चीज को। ठीक है। फिर शिवा स्लेइंग अंधक, इट इज एन अनकॉमन स्कल्पचर विच शोज द वैरवा फॉर्म ऑफ शिवा। ठीक है, किलिंग द डेमन अंधक। ठीक है, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? डार्कनेस, ब्लाइंड और डार्कनेस। ठीक है, तो हर चीज का एक एक वर्ड, बस यहाँ पे आपको छह स्कल्पचर याद करने। इट मीन 6 वर्ड्स एंड एसोसिएटेड जो उनका जो इम्पोर्टेंस है या फिर जो सिंबलाइज क्या करते हैं, वन लाइन। ठीक है, 150 वर्ड का ही आएगा, इसका स्कोप 250 हो ही नहीं सकता। ओके, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, स्टेट में भी आ सकता है, यूपीसी में भी आ सकता है, क्योंकि काफी कॉमन ये सब चीज है। ओके, conclude thus we can clearly conclude from the above facts that the sculptures found in the Elephanta caves are in direct connection with Hindu mythology because each and everything are directly or indirectly related to our Hindu mythology. ठीक है, नेक्स्ट मामल्लापुरम। मामल्लापुरम वेरी फेमस, 2019 के में न्यूज में भी था, क्योंकि पैंडेमिक से पहले पीएम मोदी गए थे वहां पे। सो मामल्लापुरम इज अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया चाइनाज लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिकल टाइज। मतलब मामल्लापुरम साउथ में है बाय द वे। ठीक है, मतलब खास करके पल्लवा डायनेस्टी और पल्लवा एरा पे हमने पढ़ा था इसको। तो ये कैसे एग्जाम्पल इंडिया चाइना, मतलब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, मतलब कैसे कनेक्ट कर रहा है इंडिया चाइना का, क्योंकि इंडिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी तो आए थे यहाँ पे, प्रेसिडेंट दोनों मिले थे यहाँ पे। फाइन, ठीक है। रिसेंटली द एंशिएंट पोर्ट टाउन ऑफ मामल्लापुरम बिकेम द मीटिंग पॉइंट फॉर एन इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। Mamallapuram is known as Mahabalipuram, first of all, and historical place which dates back to the Tamil Pallava dynasty in the 7th century AD। तो यहाँ पे हम डेटा दे दिए, ये जो मामल्लापुरम है या फिर महाबलीपुरम है, ये कहाँ से शुरुआत होता है हिस्ट्री में, हम कहाँ से इसको पढ़ते हैं? ऑब्वियसली हम पल्लवा में पढ़ते हैं, तो पल्लवा कब है? तो 7th century AD पे है। ठीक है, इट इज फेमस फॉर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड, दैट इज शोर टेम्पल, डिसेंट ऑफ द गंगा, जिसको अर्जुन पेनेंस बोलते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है स्टैटिक में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि इट इज सेड दैट मामल्लापुरम द स्ट्रॉन्ग एग्जांपल ऑफ इंडिया चाइनाज लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिकल टाइज। कैसे? अब देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। मामल्लापुरम एक पोर्ट था, ठीक है, इट वाज अ क्रूशियल पोर्ट उस टाइम पे, दैट एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट कल्चरल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये क्योंकि एक पोर्ट था तो जाहिर सी बात है ट्रेड वगैरह होते थे, लोग आना जाना करते थे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम से पहला कल्चरल, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इट इज इतना क्रूशियल पोर्ट था कि उसने एस्टेब्लिश किया था कि 7th century AD बहुत पुराना हो जाता है, राइट। फर्स्ट कल्चरल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ओके, अब ये एग्जैक्टली अगर बात करेंगे, नरसिम्हा वर्णम वन, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्णम वन, पढ़े हैं हम 630 to 680 7th century AD पे। दैट चाइनीज ट्रेवलर और हुएन सांग के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। हुएन सांग उसी टाइम पे, पल्लवा के टाइम पे विजिट किए थे पल्लवा कैपिटल सिटी कांचीपुरम। तो ये भी एक हो गया ना हिस्टोरिकल टाइज। हुएन सांग कहाँ से थे? चाइनीज थे। कनेक्टिविटी, ओनली कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ आंसर्स। जितना हिस्ट्री पढ़ोगे, डिटेल करोगे, उतना कनेक्टिविटी सर फटाफट आंसर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, द डिसेंट ऑफ द गंगा और अर्जुन पेनेंस और रॉक कार्विंग। ये क्या है? अर्जुन पेनेंस जो एक रॉक कार्विंग है, किसने किया था भाई? नरसिम्हा वर्णम वन ने किया था, विथ इट्स डिपिक्शन ऑफ द भागीरथी रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयस। इट मे सर्व एज द रिमाइंडर ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस एंड देयर शेयर्ड रिसोर्सेस। अब देखो ये जो कहीं ना कहीं अगर वो रिवर जो है तो कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर पे है, एक ज्योग्राफिकल चीजें पता चल जाती है, राइट। बहुत सारी चीजें हमारा चाइना तिब्बत से आता है, जो रिवर वगैरह है, तो कहीं ना कहीं एक ज्योग्राफी रिलेटेड पॉइंट हमने डाल दिया है कि इट मे सर्व एज द रिमाइंडर ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द इंडो चाइना रिलेशनशिप। ये है टर्म, ठीक है।
तो यहाँ पे हम अर्जुन पेनेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिपिक्शन ऑफ भगीरथी रिवर हुआ है और ये नॉर्थ में है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ज्योग्राफी रिलेटेड भी पता चल जाते हैं बहुत। मतलब कैसे मैं बताऊं, ज्योग्राफी रिलेटेड मतलब एक जिससे मैप देखते हैं, राइट, उस हिसाब का पॉइंट है ये। ओके, फिर और क्या लिंक है? और लिंक ये है कि जो तमिल चाइनीज लिंक्स है, तमिल चाइनीज लिंक्स ऑल्सो कंटिन्यूड आफ्टर द पल्लवास, फ्लोरिशिंग अंडर द चोलास एज द कोरोमंडल कोस्ट बिकेम द एंट्री पॉइंट बिटवीन चाइना एंड मिडिल ईस्ट। अब इसके बाद पल्लवा पहले आया था, ठीक है, पल्लवा 7th सेंचुरी एडी पे आया। इस इन्होंने जो ये पोर्ट शुरुआत कर दी, उसके बाद क्या हुआ, तमिल चाइनीज लिंक्स बढ़ने लगा, खास करके चोलास के टाइम पे 9th-10th सेंचुरी में। और तब तक तो ये कोरोमंडल कोस्ट बहुत ही बड़ा चीज बन गया था, बहुत ही अच्छा टाइप का, चाइना के साथ भी हो रहा था, मिडिल ईस्ट के साथ भी हो रहा था कोरोमंडल कोस्ट से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट से हमको ये पता चल जाता है कि हाँ, एक हमारा इंडिया और चाइना का एक कहीं ना कहीं मामलापुरम से एक हिस्टोरिकल टाइज है, जो कि, और यही चीज उन लोगों उस टाइम पे करंट अफेयर्स में भी था, जो दोनों के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मिलके बात किए, ये सब चीज ही था। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि दिस एंशियंट पोर्ट वाज ऑफ मच सिग्निफिकेंट इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस विद चाइना। इन लेटर सेंचुरीज द कोरोमंडल कोस्ट रीटेन्ड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर ट्रेड विद चाइना। उसके बाद बहुत सारे टाइम के बाद कोरोमंडल कोस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया ट्रेड के लिए। मॉडर्न टाइम्स में the British gained control over the area and expanded eastward over the states of Malacca, essentially to protect their trade routes to China। तो ये आंसर में एंड किया। फिर मैंने बोला कि हाँ, अच्छा, मतलब ये तो एंशिएंट में शुरू हो गया था, ठीक है, एक तो मैंने लिंक किया, मॉडर्न के साथ लिंक कर दिया। और मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटिश ने क्या किया, इसी जगह पे कंट्रोल कर दिया, खास करके स्ट्रेट ऑफ मलाका जो जगह है, बहुत ही बिजी रूट होता है ये, यहाँ से ही सब कुछ होता है, स्ट्रेट्स ऑफ मलाका, एसेंशियली टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स टू चाइना। ओके, आंसर में जब यूजुअली हर आंसर के लिए नहीं, लेकिन जहाँ पे हो सकता है वहां पे आप क्या कर, यहाँ पे एक डायग्राम आप कर सकते हो, यहाँ पे स्कोप है डायग्राम का, यहाँ पे डायग्राम का स्कोप है, ठीक है। इंडिया का जब मैप करोगे तो यहाँ पे कंची मामल्लापुरम का जो पोर्ट का यहाँ पे, यहाँ पर जो ये जो कोस्ट है, और यहाँ पे चाइना कर दोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ट्रेड लिंक कर दोगे, तो जो भी एक रफ डायग्राम करके दिखा सकते हो, यहाँ पे स्कोप है। ओके, तो डायग्राम यहाँ पे कर लेना। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज मामल्लापुरम फेमस, एक्सप्लेन। और फेमस क्यों था? तो Mamallapuram, also known as Mahabalipuram, is an ancient historical place which dates back to the Tamil Pallava dynasty, 7th century AD, largely developed by Pallava king Narasimhavarman I। ये सब के सब नॉर्मल चीज है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे दो चीज, तो ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, नरसिम्हावर्मन I लिखना पड़ेगा। नरसिम्हावर्मन I के जगह महेंद्र वर्मन मत लिख देना, गलत हो जाएगा, नहीं तो बेटर डोंट राइट, इफ यू नो ओनली यू राइट, ठीक है, डू नॉट राइट रॉन्ग नेम्स। इट इज फेमस फॉर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज द प्रेडिसेसर टू द द्रविडियन स्टाइल। तो यहां से ये इसलिए फेमस है क्योंकि द्रविडियन स्टाइल का शुरुआती दौर यहीं से तो हुआ था, पल्लवा से। क्लाइमैक्स तो चोला में पहुंचा, लेकिन उससे पहले शुरुआत यहीं से हुआ था। द स्टार्ट पॉइंट वाज फ्रॉम हियर ओनली, पल्लवा। ओके, अब क्यों था इंपॉर्टेंट? द टेम्पल्स of Mahabalipuram was built largely during the reign of Narasimhavarman I and his successor Rajasimavarman, इसको राजसिम्हा स्टाइल बोलते हैं, एंड शो द मूवमेंट फ्रॉम रॉक कट टू स्ट्रक्चरल टेम्पल। जैसे कि हमने बोला था कि शुरुआती दौर केव टेम्पल्स रॉक कट से लेकर स्ट्रक्चरल तक आया, जब राजसिम्हा स्टाइल एंड में आया तो वो स्ट्रक्चरल टेम्पल बन गया था। और लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डे 5 में क्वेश्चन किया भी है, जो मैंने एक डायग्राम करके बोला था कि स्ट्रक्चरल रॉक कट से लेके स्ट्रक्चरल तक किसके अंडर में दो दो करके था, ठीक है। तो वहां पे आप रेफर कर सकते हो। वो आंसर पूरा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं गया, यहाँ पे फेमस महाबलीपुरम के बारे में ही पूछा गया है। द मॉन्यूमेंट्स were mostly rock cut and monolithic and constitute the early stages of Dravidian architecture, wherein Buddhist elements of design are prominently visible। तो यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट एलिमेंट्स भी मिले हैं, कम मिले हैं लेकिन मिले हैं। They are constituted by cave temples, monolithic rathas, sculpted reliefs and structural temples, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही देना है, तो इसीलिए तो फेमस है, पंचरथ के लिए फेमस था। Pancharathas, out of the 9 monolithic temples found in Mahabalipuram, the most important are 5 rathas or Pancharath. Each of them carved out from a single large piece of granite stone. Specification दे रहा हूँ यहाँ पे granite, ठीक है। Descent of the Ganga or Arjun's Penas, it is a giant open air rock relief which is यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे आप वही भगीरथी का भी एक कंटिन्यू करके वन लाइन लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। शोर टेम्पल है स्ट्रक्चरल टेम्पल along the Bay of Bengal, फेमस फॉर इट्स मैग्निफिसेंट ब्यूटी। ओके, ये सब वहीं पे है। मामल्लपुरम वॉज द फर्स्ट क्रूशियल पोर्ट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, लास्ट क्वेश्चन का भी पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसने एस्टेब्लिश किया था, इट हैज एस्टेब्लिश द फर्स्ट कल्चरल ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडिया विद साउथ ईस्ट एशियन चाइना, ठीक है। और प्रेजेंटली तो मामल्लपुरम इज फेमस एज ए टूरिस्ट टाउन भी है बन चुका है। तो रिसेंटली, तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैं थोड़ा अपने आप को बस आंसर को थोड़ा अपने साथ ही खेलो, थोड़ा कहीं पे इंट्रो में यूज कर लिया, कभी इसको कंक्लूजन में यूज कर लिया, डिपेंड्स, ठीक है, जहाँ पे जैसे भी फिट हो रहा है। Recently, this ancient port town became the meeting point for an informal interaction between Indian Prime Minister and the President of India, thereby preserving the long-standing historical ties between the two countries. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने एंड कर दिया इसी लेवल पे। इट्स अप टू यू, आप कैसे फिट करते हो। वो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होते है, बार बार जब लिखोगे तो ऑटोमेटिकली एक राइटिंग आपका शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब आप लिखते जाओ तो माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा पॉइंट्स, ठीक है। दीज आर ऑल रियल टाइम आंसर, रियल टाइम, कहीं से भी देखो, कहीं से भी नेट से देखो, नेट से देख के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखो। ओके, नेक्स्ट। On the basis of literary sources, Kashmir can be called as a land of many religions symbolizing syncretism. अब ये कश्मीर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यू विल गेट सम सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आल्सो मेंस में, जहाँ पे आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेस पूछा गया, कश्मीर कैन बी कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन सिंबलाइजिंग सिंक्रेटिज्म। अब क्यों है, बिकॉज कश्मीर न्यूज में भी तो है, हमेशा रहता है। 370 हटाई गई थी, बहुत सारे न्यूज है, तो उसका क्या करेंगे, एक आर्ट एंड कल्चर का पूछ लेंगे, या फिर कश्मीर डायनेस्टी, JNK के डायनेस्टी के बारे में पूछ लेंगे, 150 जो करकोता एम्पायर, वो सब आपको लिखना है, उत्पला डायनेस्टी, करकोता एम्पायर, वो सब लिखना पड़ेगा। Okay, the history of Kashmir reveals that many dynasties of different religions ruled Kashmir from time to time. This is reason why Kashmir can be called as a land of many religions, symbolizing syncretism. मतलब क्वेश्चन वही पूछा है कि ये एक ऐसा लैंड है जहां पे बहुत सारे रिलीजन डायनेस्टी के लोग रूल किए हैं, इसीलिए कश्मीर को एक लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स बोला जाता है। अब उसको एनालिसिस करेंगे कैसे। See, according to a legend, an ascetic named Kashyapa reclaimed the land now comprising Kashmir from a vast lake. जैसे बोला जाता है कि ये जो है कश्यप करके ascetic जो है, इन्होंने एक वास्ट लेक से लिया था, मतलब फ्रॉम ए वास्ट लेक से एक जगह से रिक्लेम किया था। दैट लैंड केम टू बी नोन एज कश्यप पमार एंड लेटर इट इज कॉल्ड एज कश्मीर, ठीक है। अब अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट्स इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ कश्मीर डेट्स बैक टू 3000 BC। हमने पढ़ा है कश्मीर में बुर्जहोम वगैरह जो जगह है वो सब न्यूलिथिक साइट्स है, राइट। जैसे कि बुर्जहोम इस बार क्वेश्चन भी आया था। सो देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, उस टाइम पे रिलीजन का कुछ खास था नहीं। फिर आ जाओ, फिर उसके बाद IVC वगैरह आए, फिर लेटर वैदिक में एज किंगडम्स ऑफ द वैदिक ट्राइब्स एक्सपेंड, आहिस्ता आहिस्ता किंगडम, क्योंकि किंगडम कॉन्सेप्ट भी, ओवरऑल किंगडम कॉन्सेप्ट तो 6th सेंचुरी BC पे आया, लेकिन लेटर वैदिक में हल्का फुल्का आ गया था, ओके, जो हमने पढ़ा भी था लेटर वैदिक में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोलता है ना, जो राष्ट्र वर्ड, ओके, लेटर वैदिक में थोड़ा थोड़ा आया, फुल फ्लेजर 6th सेंचुरी BC महाजनपद में किंगडम्स आ गए, लेकिन लेटर वैदिक में किंगडम्स ऑफ वैदिक ट्राइब्स एक्सपेंडेड, द उत्तरा कुरुज सेटल्ड इन कश्मीर, ठीक है। दे वेर वन ऑफ द नॉर्थ इंडियन ट्राइब्स, दिस इज मेंशन्ड इन कल्हाना का जो राजतरंगिनी है ना, वो हमने पढ़ा भी है, तो कल्हाना का राजतरंगिनी मेंशन्ड है, ठीक है। तो एक नॉर्थ इंडियन ट्राइब्स वहां पे जाके सेटल हुए इनिशियल टाइम पे। फिर क्या हुआ, फिर मौर्यन एम्पायर आ गया, सबसे बड़ा एम्पायर, उसके बाद मौर्यन आया। सो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोक
थर्ड सेंचुरी बीसी में कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ मॉडर्न एम्पायर एंड फिर बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हो गया। जब अशोका जाएंगे तो बुद्धिज्म वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो डिफरेंट रिलीजन के बारे में लिखना है। बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी स्तूपा, सम श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिवा एंड द सिटी ऑफ श्रीनगर वाज बिल्ट इसी टाइम पे। ओके, फिर पोस्ट मॉडर्न में क्या हुआ? पोस्ट मॉडर्न में ऑब्वियस सी बात है कनिष्क वगैरह आए थे, ठीक है। बुद्धिज्म कंटिन्यू वहाँ पे कंटिन्यू हुआ। और खास करके अभी लिंक करना पड़ेगा, जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था। तो ये जो पॉइंट, इट इज अ नॉर्मल बेसिक पॉइंट, ईच एंड एवरी एस्पिरेंट नोज इट, बट लिंक, यू हैव टू ब्रिंग दिस पॉइंट एंड राइट इट हियर। वही सबसे बड़ा चैलेंज है, याद नहीं आता है उस टाइम पे। एवरीवन नोज कि हाँ हमने पढ़ा है, हर बुक में लिखा है। तो इस क्वेश्चन पे दिस पॉइंट बिकम्स मैंडेटरी और बिकम्स रेलिवेंट। तो बुद्धिज्म कंटिन्यूड इन कश्मीर अंडर द कुषाण डायनेस्टी, कनिष्का, और कनिष्का थे उस टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं थ्रू अ फैक्चुअल जस्टिफिकेशन। हम फैक्चुअल जस्टिफाई कर रहे हैं, गिविंग। हम ऐसे मतलब ऐसे जैसे बोलते हैं ना हवा में गोली मारना, वैसा नहीं कर रहे हैं। वी आर गिविंग पॉइंट्स। हमने बोला बुद्धिज्म यहाँ पे है तो हमने बोला हाँ में स्तूपस भी हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ फोर्थ सेंचुरी एडी कश्मीर बिकेम अ सीट ऑफ लर्निंग फॉर बोथ हिंदुइज्म एंड, यहाँ पे हमने ऊपर, नाउ दिस पॉइंट इज जस्टिफाइंग द अबव 2 पॉइंट्स। हाँ, बुद्धिज्म भी आ गया, शिवा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो 2 रिलीजन अब तक आ गए, ठीक है। और ये कंटिन्यू भी हुआ। फिर क्या है? फिर फ्रॉम द 9th century to 12th century AD the Kashmir region appeared to have achieved considerable prominence as a center of Hindu culture। क्यों? अब देखो, जो हमने मिडियवल में पढ़ा था कश्मीर का, हमने करकोटा एम्पायर, उत्पला डायनेस्टी सब पढ़ा है। अगेन ब्रिंग दैट एंड पुट इट हियर। अगेन यू नीड टू नो द टाइम पीरियड ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे टाइम पीरियड की जरूरत है, डिमांड है, रेलिवेंट भी है। सो 9th century से 12th century क्या हुआ? हिंदू कल्चर बहुत बड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ जस्ट करकोटा एम्पायर, उत्पला डायनेस्टी एंड मेनी अदर्स। याद भी अगर नहीं है, नो, बिकॉज दीज 2 एम्पायर आर बिग एम्पायर्स। इनका नाम भी अगर लिख दोगे, दीज आर हिंदू एम्पायर्स। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? अ सक्सेशन ऑफ हिंदू डायनेस्टीज रूल्ड कश्मीर अंटिल 14th century, सॉरी। उसके बाद जाके ये पूरा मुस्लिम रूल पे आया, खास करके मुगल्स में अकबर। तो इस्लाम यहाँ पे आया, ठीक है। फिर द मुस्लिम पीरियड लास्टेड फॉर नियरली 5 centuries, बहुत टाइम तक, एंडिंग व्हेन कश्मीर वाज नेक्स्ट टू द सिख किंगडम ऑफ द पंजाब इन 1809। अब डायरेक्ट हम आ रहे हैं मॉडर्न पे, पूरा मॉडर्न 1819 पे, एंड देन टू द हिंदू डोगरा किंगडम ऑफ जम्मू इन 1846। और कहाँ से? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कहाँ पे? हमारा नोट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। कनेक्टिविटी जरूरी है, नहीं तो अब मेंस में ओनली कनेक्टिविटी। डू नॉट थिंक कि एक क्वेश्चन आएगा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को लिखो, वैसा नहीं आएगा। आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन कनेक्टिविटी। इट्स नॉट ए 10th और 12th लेवल एग्जाम। ओके, सो नाउ सी दीज काइंड ऑफ आंसर्स नीड योर फुल ग्रिप ऑन हिस्ट्री। आंसर देखो कितना इजीली हम लिख रहे हैं, कितना इजीली। इसमें कुछ मतलब ना ही डिफिकल्ट वर्ड्स है, ना ही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा ना उसको क्लियर कट पता चल जाएगा ये आदमी पूरा जानता है हिस्ट्री। जो क्वेश्चन पूछा गया कश्मीर के ऊपर, टू द पॉइंट। और यहाँ पे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि हमारा स्टैटिक से बाहर है। सब स्टैटिक में, सब प्रीलिम्स हैं। कुछ हमने इधर उधर चीज नहीं लिखा। अगर आपको कार्कोट एम्पायर के बारे में पता नहीं है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रीलिम्स नाउ। इफ यू डू नॉट नो दिस देन यू हैव टू वर्क, ठीक है। Nobody is asking you to know each and every detail of Karkota. Nobody is asking. At least you should know something. It is mentioned in book also. पूनम दहिया दलाल में mentioned है, ठीक है। दिस बुक में, हर बुक में mentioned है, ओके, एक्सेप्ट आवर तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज वो थोड़ा इंस्टीट्यूट लेवल पे है, छोटे लेवल पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। बट यू हैव टू, अदरवाइज इस टाइप ऑफ आंसर नहीं लिख सकते। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हर जगह लिखा है, but how to bring that treaty here and make it relevant, that is important। और उसके लिए आपको हेवी रिवीजन की जरूरत है। ओके, लिटरेरी सोर्सेज भी पूछा गया है, ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज दे देना। राजतरंगिनी सबसे बड़ा लिटरेरी सोर्स कश्मीर के बारे में तो यही है। इट्स ए मिडिवल अराउंड 11th 12th सेंचुरी के, हाँ लिखा है यहाँ पे 12th सेंचुरी। राजतरंगिनी, दैट इज द रिवर ऑफ किंग्स,
is a historical chronicle of early India written in Sanskrit by Kalana, 12th century AD, and is considered to be the most authentic work of Kashmir's history till the 12th century AD. 12 सेंचुरी एडी तक ही, उसके बाद तो मुगल वगैरह आ गए तो उनका अलग सा लिटरेरी सोर्सेस है, लेकिन 12 सेंचुरी एडी तक रास्तरंगिनी से हमको एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल का पूरा मिल जाता है about Kashmir. Before Rastarangini B, some important works which dealt with the history of Kashmir include Nripavali by Shamendra, ठीक है, पार्थिवावली बाई हेल्दराजा एंड नीला माता पुराण. ये सब टर्म आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी बिकॉज हमने कवर किया है तो बेटर याद कर लो. यू नेवर नो, इट कैन कम. ठीक है, खास करके ये याद कर लेना, नृपावली बाई शमेंद्रा. ओके, देयरफॉर ऑब्वियसली लिटरेरी सोर्सेस इतना नहीं मांगेंगे, लाइक मतलब क्वेश्चन में आने का चांसेस उतना नहीं है जितना ऊपर का जो आधा का चीज़ है कि पूरा जो हिस्ट्री बताओ कि रिलीजियस कैसा था, रिलीजियस इतना सब रिलीजन कैसे आए, दिस इज द थिंग. फाइन, नेक्स्ट. फिर एक कंक्लूजन दे दोगे कि therefore from the above chronological statements it is very clear that Kashmir had to witness different dynasties patronizing different religion from ancient till modern times. Okay. Okay, और एक क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल रूलर्स टू इंडियन पेंटिंग्स. ये भी हम वेरी इजीली लिख सकते हैं, नोट के फॉर्मेट में लिख दिया है. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा यही लिखना है. मुगल पेंटिंग्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स एंड आल्सो फ्रॉम हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट स्टाइल. सबसे इन्फ्लुएंस था मुगल का जो टाइम पे जो पेंटिंग्स था. मुगल टाइम पेंटिंग्स हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, दिस इज अगेन थोड़ा डिटेल्ड में है. द न्यू डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशंस क्या क्या यूज हुआ था, कैलीग्राफी यूज हुआ था. ओके, मिनीचर पेंटिंग का जो ट्रेडिशन खास करके हुमायूं के अंडर में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, छोटे छोटे पेंटिंग्स, और हुमायूं ने इंट्रोड्यूस किया था सफाविड स्टाइल ऑफ पेंटिंग, उसका नाम है सफाविड स्टाइल ऑफ पेंटिंग. मिनीचर पेंटिंग डिपिक्टेड कोर्ट सीन्स, रिलीजियस सीन्स एंड माइथोलॉजिकल सीन्स, सब चीज़ था. तो काफ़ी सेक्युलर भी था, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़, बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर था. ओके, फिर सबटलनेस एंड नेचुरलिज्म, मिंगलिंग विद पर्शियन कल्चर, यूज ऑफ वैरायटी ऑफ वाइब्रेंट कलर्स गिविंग अ 3D इफेक्ट टू द पेंटिंग. ये भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. खास करके जो जहांगीर का जो एक है जिसका नाम है जहांगीर नामा, डेकोरेटिव पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन स्टाइल्स. आप कुछ भी एग्जांपल दे रहे हो, पद्शनामा का भी दे सकते हो, हुमायूं का दे सकते हो, जहांगीर, अकबर, जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था सब लिख सकते हो यहाँ पे. पोर्ट्रेट पेंटिंग्स अकबर ने किया था. ठीक है, रियलिस्टिक था, आर्टिस्टिक था, अकबर ने किया था. रियल फाउंडर ऑफ मुगल पेंटिंग अकबर को ही बोला जाता है. ठीक है, रियल फाउंडर हुमायूं भी था, लेकिन हुमायूं वापस जब आए थे तो थोड़ा एंड हो गया था उनका एरा. ठीक है, तो बोला जाता है कि रियल फाउंडर तो अकबर ही है. अकबर कमीशन 2 प्रोजेक्ट्स, तूतीनामा, हमजानामा, और एक भी है रजमनामा, इलस्ट्रेटेड महाभारत इसमें. और ये सब पॉइंट अगर आ जाएगा कि मुगल सेक्युलर था, तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है. और एक क्वेश्चन है मेरा कि महाभारत को भी, महाभारत हिंदू है, तो यहाँ पे उन्होंने रमजनामा में इलस्ट्रेट किया था, तो इट सीम्स कि हाँ वहाँ पे जो जो आज के डेट में जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम हो रहा है, रिलीजन को लेके जो हो रहा है, वहाँ पे नहीं था. ओके, और अकबर वाज द फेस ऑफ सेकुलरिज्म, राइट. ठीक है, फिर टाइमुरनामा में उन्होंने इलस्ट्रेट किया था रामायण को. ठीक है, TIMURNAMA. सो ये सब पॉइंट्स अगर एक सेक्युलर क्वेश्चन आ गया ना, सो यू हैव टू गिव दीज एज एग्जांपल्स. शाहजहां के अंडर में, अंडर शाहजहां पेंटिंग्स अचीव्ड न्यू डेलिकेसी एंड रोमांटिक फ्लेवर. लव रोमांस पोर्ट्रेट्स एंड दरबार सीन्स वर वेरी कॉमन. दरबार सीन्स हो या फिर पोर्ट्रेट हो, काफ़ी अच्छा चीज़ वहाँ पे दिखाया जाता था. जैसे कि लैला मजनू, रोमांस ऑफ लैला मजनू, शिरीन फरहाद, ये सब पेंटिंग के फॉर्मेट में दिया गया था. पेंटिंग्स वेर एन इंक्रीजिंगली रिजिड एंड हैड लाइट एंड शेड इफेक्ट. काफ़ी रिजिड बनते गए और लाइट एंड शेड इफेक्ट भी आया शाहजहां के अंडर में. ही कमीशन पद्शनामा, ही कमीशन लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स फॉर पर्सनल कलेक्शन, जिसका एक नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है पद्शनामा. ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया था. पेंटिंग्स हैड ग्रेट एस्थेटिक प्लेजर. फिर फाइनली और जब पेंटिंग्स की बात आती है तो ये 3 का ही नाम आता है. फिर उसके बाद औरंगजेब से सब कुछ बंद हो गया. तो अंडर औरंगजेब रूल पेंटिंग्स डिड नॉट गेट पैटर्नेज, सो द आर्टिस्ट डिस्पर्स्ड टू वेरियस अदर रीजन. साइड में जो अलग अलग जगह था वहाँ पे चले गए, एंड देयर ओनली फ्रॉम देयर बिगन द रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. इसको हम
कांगड़ा पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स वहां से हुआ, बिकॉज इनको यहाँ पे दे डिड नॉट गेट द रिक्वायर्ड पैटर्न, सो दे हैड टू मूव टू अदर नियर बाय किंगडम्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, फिर जाके बहादुर शाह, मतलब बहुत ही बाद में, बहादुर शाह वन 1707, उसमें उन्होंने थोड़ा ट्राई किया था। बहादुर शाह वन, नॉट टू, ठीक है। बहादुर शाह टू तो एंड है, 1857 में एंड हो गया। तो बहादुर शाह वन ने थोड़ा ट्राई किया था टू रीस्टोर द कोर्ट पैटर्न्स ऑफ पेंटिंग, तो उन्होंने द मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ पेंटिंग शाहजहां नामा वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर फरुखशियर ने भी थोड़ा बहुत किया था, कंटिन्यूड द रॉयल पैटर्न्स ऑफ पेंटिंग, सो डिड एक जो मोहम्मद शाह रंगीला था 1719 टू 7, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा किया, बट द पॉइंट इज इट वाज नॉट एट दैट स्केल लाइक द अकबर और शाहजहां, कम हो गया था। सो फिर बीच में नादिर शाह ने भी इन्वेड किया था, विद द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1740 और 1739 देयर वाज मास एक्सोडस ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुगल पेंटिंग ग्रेजुअली वेंट टू ओब्लिवियन। जब नादिर शाह कुछ टाइम के लिए इन्वेड किए थे तो पूरा बहुत सारे आर्टिस्ट निकल के चले गए, तो वहीं से ही पेंटिंग, मुगल पेंटिंग तो बंद हो गया। ओके, वही जो क्वेश्चन मैं भी बोल रहा था वही क्वेश्चन है। अनलाइक मुगल पेंटिंग्स which is primarily secular, the art of painting in central India, Rajasthan and Pahadi region is deeply rooted in Indian traditions. Discuss. अगर ध्यान से देखोगे, मुगल पेंटिंग सेकुलर है बहुत, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो इंडिजिनियस पेंटिंग्स है, जो पहाड़ी पेंटिंग्स हो गया, राजस्थान हो गया, सेंट्रल इंडिया का दूसरा हो गए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मेनली इंडियन ट्रेडिशन और उस एरिया का जो हिंदू स्पेसिफिक थे, ठीक है, वही चीज लिखना है यहाँ पे। तो मुगल पेंटिंग्स evolved from Persian style of painting. It depicted calligraphy, court scenes, battle scenes. मिनिएचर पेंटिंग reached its zenith. मिनिएचर पेंटिंग सबसे ज़्यादा शुरू तो हो गया था हुमायूं के टाइम पे, लेकिन अकबर, जहांगीर, शाहजहां के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा था। अब ये सेकुलर पेंटिंग क्यों है? तो बिकॉज मुगल रूलर्स लाइक अकबर वर प्रोपोनेंट्स ऑफ सेकुलरिज्म। मुगल रूलर अकबर ने तो पूरा सेकुलरिज्म को प्रमोट किया था एंड नेवर इम्पोज्ड द रिलीजियस आइडियाज ऑन ओवर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के ऊपर कुछ भी अपना रिलीजियस आइडियाज इम्पोज नहीं किया था, ठीक है। हेंस दिस नेचर कुड बी सीन इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स। ऑब्वियस बात है, आदमी जैसा रहेगा तो देश वैसा चलती है, राइट। तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस, उनका जो माइंडसेट था उसी चीज पेंटिंग्स में भी दिखने को मिला। Also, the Muslim religion gradually prohibited portrayal of life forms in mosque. और ध्यान से भी अगर देखोगे, मुस्लिम रिलीजन था, उन्होंने मॉस्क में ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं रहता है। आज भी अगर आप जाओगे आपको पता होगा कि वहाँ पे ज़्यादा, मतलब बाहर का चीज़, बाहर का जो हमारे आजू बाजू क्या होता है वो सब पेंटिंग्स नहीं रहता है वहाँ पे, मतलब जनरली। हेंस इन जनरल दिस प्रोहिबिशन इज एक्सटेंडेड टू अदर आर्ट फॉर्म्स लाइक पेंटिंग्स ऑल्सो। औरंगजेब डिड नो पैटर्नेज टू पेंटिंग्स विच लेड टू डिस्पर्सल ऑफ आर्टिस्ट। औरंगजेब ने पेंटिंग को पैटर्नेज नहीं दिया, तो इसलिए डिस्पर्स हो गए। तो और एक पॉइंट यहाँ में जो ऐड कर सकते हो, वन मोर पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन में जो पॉइंट मैंने बोला, जो रामायण एंड महाभारत का पॉइंट, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे ऐड करो, बिकॉज जरूरी भी है यहाँ पे, बिकॉज क्वेश्चन पूछा है सेक्युलर का, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। फिर आर्टिस्ट वर टेकन इनटू कोर्ट्स बाय रीजनल हिंदू रूलर्स एंड गेट इन्फ्लुएंस बाय वैष्णव कल्चर। फिर उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के बाद जब इनको पैटर्नेज नहीं मिला, दे वेंट टू साइड लोकल किंगडम्स, और वहाँ पे जो था ना, वहाँ पे जो रीजनल में हिंदू रूलर थे बहुत। आप देखोगे राजपूत से लेके जो साइड में जो था सेंट्रल इंडिया, राजपूत, वहाँ पे सब हिंदू रूलर थे, और वो थोड़ा ज़्यादा वैष्णव कल्चर को प्रमोट करते थे, एंड दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णव कल्चर। सो थीम्स वर डिवोशनल इन नेचर, लाइक हिंदू ट्रेडिशंस, माइथोलॉजी, राधा कृष्ण नैरेटिव्स, हिंदू मोटिव्स लाइक पीकॉक, श्वान, ये सब डिपिक्ट होना चालू हो गया। तो आपका जो आंसर रहेगा इसी के इर्द गिर्द ही आंसर होना चाहिए। ओके, मुगल पेंटिंग सेक्युलर एंड अरिस्टोक्रेटिक इन नेचर, एनालाइज। ये सब एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने एक साथ ही फिट कर दिया है। जब भी एक क्वेश्चन आएगा यू कैन, आप रीशफल करके लिख सकते हो। सेक्युलर एंड अरिस्टोक्रेटिक इन नेचर, एनालाइज। देखो सेक्युलर क्यों है, बिकॉज अर्ली रूलर्स लाइक अकबर, प्रोपोनेंट ऑफ सेकुलरिज्म, वही चीज है, नेवर इम्पोज रिलीजियस आइडियाज ऑन पब्लिक,
हेंस यही चीज आपको दिखेगा मतलब वेरियस आर्ट फॉर्म्स में। अकबर का जो टूटीनामा है, यहाँ पे और एक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, अकबर का जो टूटीनामा है ना, इट कंटेन्स ए थीम डिराइव्ड फ्रॉम 12th सेंचुरी संस्कृत एंथोलॉजी कॉल्ड सुक्ता सप्तति। ये एक हिंदू चीज है, मतलब ये एक इट इज नॉट इस्लाम थिंग, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, रामायण का एक एग्जाम्पल दे सकते हो, महाभारत का एग्जाम्पल दे सकते हो। सब पेंटिंग्स में ये सब चीज लिखा गया है, फिर दिखाया गया है, ठीक है। सुक्त सप्तति ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। फिर कमीशन, इन्होंने कमीशन किया लॉर्ड कृष्णा और राधा का भी पेंटिंग्स कमीशन किया। फिर इन्होंने मिनिएचर आर्ट वर्क किए ऑफ हिंदू डिटीज का भी किए मुगल में। तो ये सब चीज दर्शाता है कि कितना सेकुलर था उस टाइम पे। फिर क्या है, पेंटिंग्स ऑल ओवर इंडिया वेयर रिक्रूटेड पेंटर्स, बहुत सारे पेंटर्स आए इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि एक ही, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन से पेंटर्स को लाया गया, ठीक है। तो ये भी बताता है कि हाँ फिर सेकुलर ही था, नहीं तो सिर्फ इस्लाम से लाते, फिर रूलर तो इस्लाम थे तो वो इस्लाम से भी ला सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं, ओके। फिर एरिस्टोक्रेटिक, ये तो हो गया सेकुलर। एरिस्टोक्रेटिक कैसा है, एरिस्टोक्रेटिक ऐसा है क्योंकि डिपिक्शन जो था ना बहुत ही ग्रैंड्योर में था, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे था। डिपिक्शन ऑफ कोर्ट सीन्स वर वेरी ग्रैंड इन नेचर, और ग्रैंड्योर उनका बहुत अच्छा था, रिच इन वैरायटी। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बहुत ही रियलिस्टिक थे, आर्टिस्टिक थे। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग यहाँ से पता चल जाता है कि ये मुगल का जो पेंटिंग था कितना एरिस्टोक्रेटिक है। वाइब्रेंट कलर यूज होते थे, 3D इफेक्ट दिया जाता था। हंटिंग एक्सपीडिशन ऑफ रॉयल्टी ऑल्सो, जो जो बड़े बड़े जो राजा थे जो हंटिंग करते थे, वो सब चीज भी, मतलब अपने रॉयल्टी को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज दर्शाता है कि ये बहुत ही एरिस्टोक्रेट है, ओके। नेक्स्ट, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर अंडर मुगल्स एंड पॉइंट आउट द मिंगलिंग ऑफ हिंदू एलिमेंट्स इन देम। देखो बहुत ही आसपास क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो एक साथ आप कवर कर लोगे तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि आर्किटेक्चर, मुगल्स का आर्किटेक्चर पहले तो बताओ, और उसके बाद पॉइंट करो कि हिंदू एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से लाया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। इट ऑल्सो प्रूव इट इज सेक्युलर, राइट। आर्किटेक्चर था लेकिन हिंदू एलिमेंट्स भी था, ये भी, ये लाइन भी यूज कर सकते हो आप विथ एग्जांपल्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। So the Mughals ruled over large parts of India, Pakistan, Afghanistan during the 6th 17th century. They were great patrons of literature, art, and architecture. This empire was founded by Babur, but his reign lasted only for 4 years. देखो बाबर पहले से आए थे, लेकिन बाबर क्योंकि 4 साल के लिए था और इनिशियल लेवल का था, तो उस टाइम पे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इतना अच्छा हुआ नहीं, मतलब शुरुआती दौर था। उनके बाद उनके सक्सेसर थे हुमायूं। उनका रिन वॉज मार्क्ड विथ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी 1917 आई गेस 1540, राइट, 1540 में आ गए थे, और उनको जाना पड़ा शेरशाह सूरी जब कुछ साल के लिए इंडिया को कंट्रोल भी किए, एंड हुमायूं हैड टू लीव, एग्जाइल में चले गए थे। तो हुमायूं का भी पूरा लाइफ स्ट्रगल के साथ ही गया, शेरशाह सूरी के साथ। हेंस द फर्स्ट टू मुगल एम्परर्स लैक्ड द टाइम, अपॉर्चुनिटी एंड फंड्स टू बिल्ड ग्रैंड मॉन्यूमेंट। सो आर्ट एंड कल्चर जो है वो पहले दो जो फर्स्ट टू रूलर्स, इट वाज नॉट दैट मच, दैट बड़े लेवल पे इट वाज नॉट देयर, ओके। तो फाइनली वही अकबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, उनके टाइम, जहांगीर, उन्हीं के टाइम पे सब हुआ है। तो डेवलपमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अकबर के टाइम पे, ठीक है। एग्जाम्पल दोगे फतेहपुर सिकरी, ठीक है, उसका जो पैलेस कम फोर्ट है, जोधाबाई का पैलेस है, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा ये सब वहाँ पे है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी पे है। आगरा जब जाओगे, आगरा से पास है। फिर पंचमहल भी वहीं पे है, ओके, जोधाबाई प्लेस भी वहीं पे है। इट्स अ टूरिस्ट प्लेस नाउ। मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। शाहजहां ने तो ताजमहल किया आगरा पे, रेड फोर्ट किया दिल्ली में, रंग महल, मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, दीवानी आम, दीवानी खासी, सब दिल्ली में है, ठीक है। जमा मस्जिद दिल्ली में है, ओके। ये आगरा पे है। तो ये सब बहुत ही बड़े बड़े ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मुगल आर्किटेक्चर को रिकॉग्नाइज करता है या फिर उनको दर्शाता है। वाइल मुगल्स यूज्ड पर्शियन इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एज सच अ ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल डिजाइन, जो होता है ना ज्योमेट्रिक पैटर्न, चार बाग स्टाइल, क्वारिक इंस्क्रिप्शंस, ये नाम याद कर लेना, क्वारिक इंस्क्रिप्शंस, ये सब पर्शियन स्टाइल से है, क्वारिक, क्यू यू है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन यूज होता था।
चार बाग स्टाइल, ये सब कहीं ना कहीं मुगल और पर्शियन इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये हो गया, एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि दो दो क्वेश्चंस है तो यहाँ पे हमको थोड़ा कट शॉर्ट करके जल्दी जल्दी लिखना भी पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम देर वॉज मिंगलिंग ऑफ हिंदू एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। हिंदू एलिमेंट्स कैसे, देखो, बिगर डोम्स विथ कलश सीन इन हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम और ताजमहल देखोगे ऊपर भी तो कलश है, और वो कलश कहाँ से आया है? सिमिलर टू टेम्पल्स इन खजुराहो, खजुराहो, खास करके पार्वती टेम्पल। पार्वती टेम्पल हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ा था, पार्वती टेम्पल खजुराहो, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल दोगे कलश और कहाँ से आया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड भी वही है। शाहजहां का जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट हैज 36 बिल्ट फ्रॉम सैंडस्टोन, और ये जो CHATT है, CHATTRIS भी लिख सकते हो, बिल्ट फ्रॉम सैंडस्टोन। ये किसके साथ सिमिलर है? सिमिलर टू ग्वालियर फोर्ट बिल्ड बाय हिंदू किंग्स बिफोर द मुगल्स। लाइम मोटर यूज होता था, ये वहां से आया है, उससे पहले, ठीक है। जोधा भाई का जो पैलेस है पंचमहल, ठीक है, जोधा भाई का जो पैलेस है पंचमहल, तो ये इसमें एक रो ऑफ कॉलम्स रहते हैं। आप अगर देखा होगा मूवीज वगैरह में देखते हो, जो जोधा अकबर का मूवी है, गाना भी है उसमें, उसको कॉलोनेट बोलते हैं, रो ऑफ कॉलम्स। इट इज सिमिलर टू राजपूत पैलेसेस। अगर राजपूत पैलेसेस को भी देखोगे ना, काफी सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी। और राजपूत तो इनसे बहुत पहले हैं, राजपूत तो बहुत पहले है ना, 10th 11th में तो राजपूत थे, 12th में, ओके। मुगल तो बहुत बाद में आई, 1500। तो कहीं ना कहीं ये जो सोलंकी डायनेस्टी, जो रानी की भाव है, वहां से भी काफी कुछ चीजें इन्फ्लुएंस किया गया है। रानी की वाव कहाँ से आया था? सोलंकी डायनेस्टी। एग्जांपल दे दो, सोलंकी डायनेस्टी हमने काफी बार ये पढ़ रखा है मेंस में भी। ओवर हैंगिंग बालकनी, जिसको झरोखा बोलते हैं, ये भी राजपूत यूज करते थे। तो बहुत सारी चीज आप देखोगे राजपूत से लिया गया है। राजपूत दे रहे हो, एक रानी की वाव, सोलंकी डायनेस्टी, ये भी तो हम राजपूत के टाइम पे ही तो पढ़े थे। गुजरात चालुक्य जिसको बोलते हैं, सोलंकी डायनेस्टी नथिंग बट गुजरात चालुक्यस, ये भी वन काइंड ऑफ राजपूत ही है। उस टाइम के आसपास अब अलग अलग जगह पे राजपूत किंगडम चल रहा था, ओके। और क्या है, अब ताजमहल में भी देखोगे, इन ताजमहल देर आर ऑल्सो हिंदू एलिमेंट्स लाइक बुल, लोटस, एलिफेंट, ये सब है, एलिफेंट मोटिव्स, ये सब हिंदू एलिमेंट्स ही तो है, ठीक है। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट ये जो पिट्टा दूरा जो स्टाइल होता है मुगल का, ये कहीं ना कहीं हिंदू ओरिजिन से आया गया। सम हिस्टोरियंस बिलीव, नॉट ऑल, डिबेटेबल है। लेकिन अगर नाउ दिस स्टेटमेंट इज अ मेन स्टेटमेंट, डो नॉट टेक इट एज अ प्रीलिम स्टेटमेंट। प्रीलिम्स में अगर आप पढ़ोगे पीटर ड्यूरा मुगल का ही है। अब क्योंकि कुछ कुछ हिस्टोरियंस बोल रहे हैं, लेकिन बुक में नहीं है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं, सो यू कैन ऐड इट इन अ मेंस, सो यू यूज द वर्ड सम। डिमांड भी है एग्जाम का, आपने कहीं पढ़ा भी है, तो यूज द वर्ड सम। हाँ, सम हिस्टोरियंस आल्सो बिलीव दैट ये हिंदू ओरिजिन से है, तो हमारा डिमांड भी फुलफिल हो रहा है। बट डू नॉट टेक दिस स्टेटमेंट एज ए प्रीलिम स्टेटमेंट कि हमने यहाँ पे पढ़ा था तो एग्जाम पे आ गया तो वहां पे भी लिखेंगे प्रीलिम्स में, वैसा नहीं है, ठीक है। सो वाई हिंदू एलिमेंट्स, क्यों हिंदू एलिमेंट्स मिंगल क्यों हुआ, वो भी आपको जानना पड़ेगा, क्यों हुआ, वाई, ओके। हिंदू एलिमेंट्स देखो, मुगल सेंटर इनटू मैरिज एंड एलियंस। फर्स्ट पॉइंट, वो काफी एलियंस मैरिज करते थे विद हिंदू एंड राजपूत क्लैंस के साथ, ठीक है, और टॉलरेंट काफी थे अकबर, और अकबर ने किया भी है, तो वहां से कुछ एलिमेंट्स इंटरमिंगलिंग हुआ होगा। मुगल्स ऑल्सो बिकेम अपीलिंग टू नॉन मुस्लिम्स एज वेल। दे बिल्ड सराई, कांकाज, दरगाज, ठीक है, एंड अदर पब्लिक प्लेसेस विथ लोकल मटेरियल्स एंड आर्टिसंस। अगर आप देखोगे लोकल मटेरियल्स के साथ भी उन्होंने किया, लोकल आर्टिसंस के साथ किया, हिंदू लोग के साथ किया। यहाँ पे आप हिंदू आर्टिसंस भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम आर्टिसंस ने बनाया है, हिंदू लोग ने भी बनाया है। तो ऑब्वियसली अगर बनाएंगे तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा मिंगलिंग करेंगे ना हिंदू एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया मुगल का, हमने काफी अच्छे तरीके से जो आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक है अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो ये इसको पूरा एज ए होल पैकेज बना के लिख दो, देख के लिख दो। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कम, यू कैन जस्ट रीशफल एंड राइट, ओके। ठीक है, मिलते हैं कल, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू।